नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीय कारोबारियों के लिए सरल वीजा प्रक्रिया का ऐलान। भारत ब्रिटेन के बीच कारोबार आसान बनाने समेत 2 करार। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चीन के रुख में बदलाव नहीं। कहा, पहले तय हो गैर एनपीटी देशों के लिए नियम। शुक्रवार को वियना में बैठक। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में कांग्रेस कार्य समिति। सोनिया गांधी अगले साल तक बनी रहेंगी पार्टी प्रमुख। एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। प्रदूषित स्थानों पर ना जाने की सलाह। पटाखों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नए राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में आज मतदान। हिलेरी और ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला। ओबामा की हिलेरी को वोट देने की अपील। ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में तकनीक हस्तांतरण और भारत में निर्माण इकाई लगाएगा। दिल्ली में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में इस पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, आपसी व्यापार, निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 2 करार हुए। भारत दौरे पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, वीजा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के रक्षा उद्योग को भारत में निर्माण और साझा परियोजनाओं के लिए न्योता भी दिया। I also discussed with Prime Minister May ways to purposefully work together to combat the growing forces of radicalization and terrorism. We agreed that it is not a limited security challenge. दोनों नेताओं ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को इंसानियत के लिए खतरा बताया। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। साथ ही आतंकियों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। Concerns to Prime Minister May regarding cross-border terrorism and the need for the international community to take strong action against states that support and sponsor terrorism. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भारतीय कारोबारियों के लिए पहली बार उदार वीजा व्यवस्था का ऐलान किया। The UK will make India the first visa country to have access to our registered traveller scheme, offering many Indians smoother and swifter clearance at the border. And we have invited the Indian government to become the first government in the world to nominate top business executives for the Great Club. इस मौके पर भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार को आसान बनाने और बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर करार हुए हैं। ब्रिटेन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग करने की बात कही है। इससे पहले दोनों नेताओं ने इंडिया यूके टेक समिट में हिस्सा लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान 1 बिलियन पाउंड के निजी और सरकारी करार हुए हैं। जहां तक आपसी निवेश की बात है, भारत और ब्रिटेन दोनों इस बात से फायदा उठा सकते हैं और राजनीतिक तौर पे भी दोनों के बीच शायद ही कोई असहमति है। ब्रेक्सिट के बाद एक नई स्थिति है जिसका फायदा दोनों देश उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया है। हालांकि इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है। सोमवार को कार्य समिति की बैठक में ओआरओपी और एनडीटीवी पर 1 दिन की पाबंदी समेत कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया गया। Members feel that Rahul Gandhi must take the lead in this fight. He should take up the leadership for this fight. This is the unanimous sentiment expressed in today's
working committee meeting by the working committee members. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते बैठक की अध्यक्षता कर रहे राहुल गांधी ने किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की ख्वाहिश जताई। हालांकि फैसला नहीं हो सका और इसका निर्णय एक बार फिर सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट was present in the meeting, presided over the meeting and said, whatever the Congress party and Congress working committee would finally decide, he would be ready to take on every such challenge. बैठक में वन रैंक वन पेंशन और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए प्रस्ताव भी पारित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार को तत्काल तौर से देश के सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन उनकी आकांक्षा के मुताबिक देने, सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन की नई परिभाषा से नुकसान पहुंचाने के ऑर्डर को वापस लेने और सैनिकों की सिविलियंस के मुकाबले में रैंक को कम करने, इन सारे आदेशों को वापस लेने का आग्रह भी किया। कांग्रेस कार्य समिति ने उरी समेत अन्य आतंकी हमलों में शहीद जवानों को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव भी लंबित हैं और पार्टी ने इस बारे में प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग से और समय मांगा है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। कैराना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने परिवर्तन यात्रा को केंद्र सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश कहा। उत्तर प्रदेश के कैराना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने गन्ना किसानों का बकाया, खराब हुई फसल का मुआवजा और धान की खरीद न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जिम्मेदार बताया। सपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, या तो बसपा की सरकार होगी तब गन्ने का भुगतान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है बहनों भाइयों, गन्ने का भुगतान हम लोगों ने कराया है। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीएसपी पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए मायावती मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाने की नाकामी छुपाने के लिए झूठ फैला रही है। उत्तर प्रदेश में अपने चारों शासन कालों में केंद्र व भाजपा शासित राज्यों की तरह यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास करने का यहाँ गरीब व जन विरोधी कार्य नहीं किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। सोमवार को कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहीं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच तलखी कम नहीं हो रही। संभल में शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें गैर कानूनी कामों का विरोध करने की वजह से मंत्रिमंडल से हटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि गुमराह होकर सीमा पार चले गए स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। इस बीच सुरक्षा बलों ने शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया है। उधर सीमा पार से गोलीबारी जारी है। घाटी के हालात में सुधार के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये जानकारी देते हुए कहा कि गुमराह होकर आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवाओं को मुख्य धारा में लाना होगा। इस बीच श्रीनगर में सोमवार को सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की आमद ज्यादा दिखी। हालांकि बंद की वजह से अभी भी आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कोशिश तो ये है कि जो इसमें लड़के चले गए हैं जिनके खिलाफ कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं की है, कोशिश करेंगे उनको डीमोटिवेट करके अपने घरों में वापस लाने की। बाकी जो चलता है पिछले 25 साल से मिलिटेंसी को डील किया हमारे फोर्सेस ने, हमारे पुलिस ने। आई एम श्योर दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र और राज्य सरकार पर शांति के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों ने सोमवार को जम्मू में सरकार विरोधी प्रदर्शन भी किया। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरी रियासत में ये आंदोलन चलाएंगे और इस सरकार को अवाम के नजरों से नंगा करेंगे।
इस बीच शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गया। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने LOC पर पुंछ के मेंढर सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया। रविवार को पुंछ जिले में हुई गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस के मुताबिक राज्य में 300 आतंकी सक्रिय हैं जो हमले की फिराक में हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घाटी में फैली अशांति की वजह से सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद हैं और नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। ऐसे में सेना ने अब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। न दौलत न शोहरत चाहिए, सिर्फ स्कूल और किताब चाहिए। कश्मीर वादी में बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने के लिए सेना ने स्कूल चलो अभियान के तहत ये नारा दिया है। शांति बहाली की कोशिशों के बीच सेना अब स्कूल चलो अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत सेना इलाकों की पहचान कर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराती है। सेना ने नौजवान क्लब भी शुरू किया है, जहां बच्चों और युवाओं को खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, तो अभी हमने और से स्टार्ट किया है। बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ हम ला रहे हैं, और अगर हम देखेंगे एजुकेशन वो भी इन दिनों बांधी रही है और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ही बांधी रही है। हाल के दिनों में जिस तरह घाटी में स्कूलों को जलाया जा रहा है, ऐसे में सेना का ये कदम काबिले तारीफ है। करीब 5 महीने से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 30 से ज्यादा स्कूल जलाए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी स्कूल जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। But I am confident, we have the government has already taken into custody some miscreants, कुछ जो स्कूल जलाते थे उनको बंद कर दिया है, पकड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर there should be some good news. पिछले हफ्ते 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को स्कूलों की हिफाजत के निर्देश दिए थे। हाल ही में बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी ने स्कूलों को जलाए जाने पर चिंता जताते हुए शिक्षण संस्थाओं को निशाना नहीं बनाने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बुलेटिन में खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। वियना में होने जा रही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बैठक से पहले चीन ने कहा है कि भारत की सदस्यता को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन का कहना है कि भारत की NSG सदस्यता पर विचार तभी मुमकिन है जब परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों को शामिल करने के लिए नियम तय कर दिए जाएं। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई बैठक का जिक्र करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन इस मुद्दे पर भारत समेत सभी पक्षों से निकट संपर्क में है और सकारात्मक बातचीत है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक गैर सरकारी संस्था ने याचिका दाखिल करके कहा था कि राजधानी में सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं सोमवार रात दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को प्रदूषण वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। दिल्ली की बिगड़ी आबोहवा और इसके आसपास के इलाकों में बढ़े हुए प्रदूषण के चलते राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी है उन्हें घर में ही रहने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, सीने में दर्द, फेफड़ों या आंखों में जलन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की नसीहत भी दी गई है। साथ ही विटामिन सी से भरपूर फलों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
सोमवार को उपराज्यपाल नजीब जंग ने वायु प्रदूषण के मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ। जो ट्रक दिल्ली के ट्रक नहीं है, बाहर के ट्रक हैं और जो पोल्यूशन कर रहे हैं ट्रक्स दिल्ली के अंदर, उनको रोकने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको तुरंत रोका जाए। इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 5 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के विकल्पों पर चर्चा हुई। इस दौरान पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का मुद्दा भी उठा। बैठक में तय हुआ कि केंद्र राज्यों के लिए पर्यावरण सुरक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें साल भर के लिए प्रदूषण से निपटने के लिए उपायों का ब्यौरा होगा। 100 में से 20% कारण जो दिल्ली के प्रदूषण का है वो जो पराली जलती है वो है, लेकिन हमने ये कहा है कि अगर 90% पराली जल गई है तो अब बचे हुए आने वाले समय में वो कैसे ठीक हो सकती है और अगले साल 2017 में वो ना हो, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, उसके लिए सब बातें हुई है, चर्चा हुई है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सोमवार को एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्रदूषण के चलते दिल्ली 17 सालों में सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मरीज खांसी और दमे की बीमारी और आंखों में जलन की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। ये हैं कृष्णा राय। पिछले कुछ दिनों से दमे की तकलीफ से गुजर रहे हैं। इन्हें हर तीसरे दिन डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाया जा रहा है। इनकी इस हालत के लिए दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर जिम्मेदार है, जिसके कारण इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कोल्ड कब हो सकता है। पॉल्यूशन की वजह से ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी है ये, और चेस्ट पेन है, ये होने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1 वीक के अंदर 2-3 टाइम्स डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की बढ़ती संख्या से डॉक्टर भी चिंतित हैं। बुजुर्गों और बच्चों को खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। क्या सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, गला खराब हो गया है, आवाज चेंज हो गई है आदमी की। आप ये देखिए जीना दूभर हो रहा है इस टाइम पे, बहुत परेशान है। पहले हम ये कहते थे कि हम अपने घर के अंदर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो दूषित वातावरण और दूषित एयर इस दिल्ली के अंदर चल रही है, घर के अंदर तो छोड़ो, घर के बाहर छोड़ो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आंखों के अंदर अलग तरह की जलन आ रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों की सलाह है कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, आंखों को बचाने के लिए चश्मा पहनें। डॉक्टरों के मुताबिक जैसे जैसे प्रदूषण कम होगा, तभी मरीजों की संख्या भी कम होगी। बढ़ती हुई पोल्यूशन की वजह से है, और इसमें जो मरीज आ रहे हैं ज़्यादातर खांसी और आंखों में जलन की शिकायत लेके आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब तक ये पोल्यूशन कम नहीं होगा, ये बीमारी रहेगी। जैसे जैसे पोल्यूशन कम होगा तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। इसमें ज़्यादातर मरीज को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक घर में ही रहें। अगर बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें। दिल्ली में दम घोटने वाले प्रदूषण ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वायु प्रदूषण 6 गुना बढ़ गया है। दिल्ली में सोमवार को PM 2.5 की मात्रा 622 और PM 10 की मात्रा 808 दर्ज की गई। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने NDTV इंडिया पर एक दिन के बैन के फैसले को स्थगित कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। इधर NDTV इंडिया ने प्रसारण पर एक दिन की पाबंदी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चैनल की तरफ से दायर याचिका में सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। पत्रकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। पठानकोट आतंकी हमले के दौरान संवेदनशील सूचनाओं का प्रसारण करने के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने NDTV इंडिया पर कार्रवाई करते हुए 9 नवंबर को प्रसारण बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और JNU के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ एक ग्रामीण की हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपों के मुताबिक दरभा इलाके के नामा गांव में शुक्रवार रात आरोपियों ने सामनाथ बघेल नाम के व्यक्ति की हत्या की थी।
सामनाथ और उसके कुछ साथी अपने गांव में माओवादी गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। इस मामले में शनिवार को सामनाथ बघेल की पत्नी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर केरल सरकार ने रुख में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। इस सिलसिले में सोमवार को राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर किया। 2007 में यूडीएफ सरकार ने इस हलफनामे के विपरीत कहा था कि धार्मिक मान्यताओं की वजह से हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं सबरीमाला मंदिर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के इस कदम का विरोध किया। बोर्ड का कहना है कि सरकार अपने रुख से पलट नहीं सकती। इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होनी है। परंपरा के मुताबिक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्यों से जवाब मांगा है। याचिका में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में गौरक्षा के नाम पर हिंसा का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को गौरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे। याचिका में इन गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। केंद्र और राज्यों को अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित आरटीआई आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाएगा। सोमवार को सरकार ने ई कोर्ट सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत करीब 1.5 करोड़ आरटीआई अपीलों को जल्द निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वालों को अब उनके आवेदन के बारे में तुरंत ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार को ई कोर्ट सुविधा की शुरुआत की। सुविधा के तहत घंटे भर में ही आरटीआई आवेदन संबंधित सूचना आयुक्त के पास पहुंच जाएगी। फिलहाल इस प्रक्रिया में कुछ दिनों का समय लगता है। बहुत एक लंबी पेंडेंसी है, तो हम उस पेंडेंसी को भी, केसेज की पेंडेंसी को भी काफी हद तक हम कम करने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों के 2 पद फरवरी 2017 तक खाली होने वाले हैं। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। Ongoing process. It happens from time to time. Some of the vacancies fall vacant, and then there's a due process of making the appointments. But certainly we have now information commissions in place. पिछले 2 साल के दौरान आरटीआई अपीलों के लंबित मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ये 2 साल में 40% से बढ़कर 240% तक पहुंच गया है। नए सिस्टम के जरिए अब आवेदक को यूनिक नंबर दिया जाएगा। इससे आवेदकों को अपील की प्रगति की जानकारी तत्काल मिल जाएगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के छात्र छात्राओं से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से समसामयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल में जेएनयू में पढ़ने वाले कई विदेशी छात्र छात्राएं भी शामिल थी। उपराष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं ने भी उपराष्ट्रपति से मिलकर खुशी जाहिर की। अमेरिका में पिछले कई महीनों से चल रहे नए राष्ट्रपति चुनाव की कवायद अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। आज अमेरिका में वोट डाले जाएंगे। मुकाबले में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। हालांकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में हिलेरी को बढ़त दिखाई गई है। सोमवार को दोनों उम्मीदवारों ने मतदाताओं को रिझाने की आखिरी कोशिश की। अमेरिका में आज 45वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। अब से कुछ घंटों बाद 50 राज्यों में मतदाता नया राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वोटिंग के 48 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान किसके हाथों में होगी। नया राष्ट्रपति अगले साल जनवरी में पद संभालेगा। सोमवार को हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाया। It will be the greatest vote you ever cast in your lifetime, because together we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again. And yes,
we will make America great again. If you give me the honor of being your president, I'm going to do everything I can to get this country and everybody in it back up. I want to be a president for all Americans. Democrats, Republicans, Independents, not just the people who support me, everybody in this country. चुनाव प्रचार के आखिरी समय में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर हिलरी क्लिंटन के पक्ष में वोट देने की अपील की। All that progress goes down the drain if we don't win tomorrow. And New Hampshire, you know, it's a small state, but it's an important state. So it depends on you. I know there's been a long campaign. चुनाव से पहले के सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की अपने प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर 5 अंकों की बढ़त दिखाई गई है, लेकिन इस चुनाव में कई विवाद भी सामने आए हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी का ईमेल मामला और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के आरोप जैसे विवाद भी इस चुनाव के साथ साथ चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के समसामयिक कार्यक्रम द बिग पिक्चर के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार गिरीश निकम का सोमवार को निधन हो गया। एनडीटीवी बैन, मीडिया फ्रीडम एंड नेशनल इंटरेस्ट पर बिग पिक्चर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद कल शाम उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाम 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले साल अमेरिका में चैनल के लिए काम करते वक्त भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 13 जनवरी 1957 को जन्मे गिरीश निकम राज्यसभा टीवी की शुरुआत से ही चैनल के साथ जुड़े रहे। उन्होंने करियर की शुरुआत स्टार ऑफ मैसूर से की। उन्होंने दक्कन क्रॉनिकल, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, ईटीवी, दैनिक जागरण और संयुक्त कर्नाटक में भी काम किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत मीडिया जगत ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने गिरीश निकम के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे चैनल के लिए अपूरणीय क्षति बताया। गुरदीप सप्पल ने कहा कि टीवी पर गंभीर बहस और मजबूत कंटेंट उनके एंकरिंग की खासियत थी। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। आइए देखते हैं आखिरी शो में उनके अंतिम शब्द। Okay, I think on that note, sorry, we completely run out of time. On that note, we'll end. We'll wait and watch how this whole issue will progress. Now that the NDTV India has gone to the Supreme Court, the Supreme Court will have to look into this matter. Thanks to all my guests. Please keep watching. We'll come back with another issue, The Big Picture, same time tomorrow. Having different views, he used to be very friendly with me. One of the knowledgeable person, and it's really shocking that he had a heart attack second time, and the doctors could do anything, he'll know more. I just came to know of it, that's why I came here and then saw his body there just now. My heartfelt condolences to his family members. वे एक ऐसे पत्रकार थे जो कि कभी अपने आदर्शों और विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। I'm very deeply saddened by the demise of my dear friend Girish Nikam. I have lost a very dear friend, but I think India has lost a very versatile journalist. महात्मा गांधी के पोते कनुभाई गांधी का सोमवार को सूरत के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कनुभाई को 2 हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 87 साल के कनुभाई महात्मा गांधी के तीसरे बेटे रामदास गांधी के पुत्र थे।
कन्हूभाई अपनी जिंदगी में लंबे समय तक अमेरिका में रहे, लेकिन बाद में भारत लौट आए। लौटने के बाद कन्हूभाई मुंबई और दिल्ली के वृद्धाश्रमों में रहे। पिछले कई महीनों से कन्हूभाई सूरत में अपनी पत्नी शिवालक्ष्मी के साथ राधा कृष्ण मंदिर के संत निवास में रह रहे थे। कन्हूभाई अमेरिका में नासा में वैज्ञानिक रहे हैं और उनकी पत्नी वहां डॉक्टर थीं। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारतीय कारोबारियों के लिए सरल वीजा प्रक्रिया का ऐलान। भारत ब्रिटेन के बीच कारोबार आसान बनाने समेत 2 करार, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चीन के रुख में बदलाव नहीं, कहा पहले तय हो गैर एनपीटी देशों के लिए नियम। शुक्रवार को वियना में बैठक। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में कांग्रेस कार्य समिति। सोनिया गांधी अगले साल तक बनी रहेंगी पार्टी प्रमुख। एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। प्रदूषित स्थानों पर न जाने की सलाह। पटाखों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। और नए राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में आज मतदान। हिलेरी और ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला। ओबामा की हिलेरी को वोट देने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।